200 से भी ज्यादा और 100 मिलियन टन फसल टिकट टू पार्लियामेंट है। दोनों ऑप्शंस में किसान ही कमजोर था। फैक्ट्री के शेयर होल्डर्स बने। नेहरू जी के पहले 5 साल लोकल बैंक्स को भी कंट्रोल करने लगे। एनसीपी के नए जनरेशनल लीडर्स की शुगर मोनोपोली। शरद पवार ने शुगर पॉलिटिक्स प्रेजेंट फडणवीस गवर्नमेंट में भी, जिससे इलेक्शंस मैनिपुलेट होंगे, फैक्ट्रीज की नीलामी करके। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ईडी ने एलिगेशंस लगाए अजित पवार महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री। नमस्कार। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा शुगर यानी चीनी का कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी। इंडिया के टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसर के लिस्ट में महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे आता है, जहां 200 से भी ज़्यादा ऑपरेशनल शुगर फैक्ट्रीज है और 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा गन्ने का हर साल उत्पादन होता है। इससे हमें एक बात तो समझ आती है कि इंडिया को चीनी कितनी पसंद है। इसी मिठास भरी चीनी के पीछे है मल्टी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री, जो इंडिया को सिर्फ चीनी खिलाती नहीं बल्कि देश के कुछ हिस्सों को चलाती भी है, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली। महाराष्ट्र में गन्ने की फसल कोई आम फसल नहीं है, बल्कि ये फसल टिकट टू पार्लियामेंट है। इन शॉर्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि गन्ने की फसल में सरकार बनाने और गिराने दोनों की क्षमता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नॉर्मल शुगर केन फैक्ट्रीज महाराष्ट्र के पॉलिटिकल मशीन का बैकबोन बनी। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन 1, द ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव इंजन। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो महाराष्ट्र के किसानों के पास दो ऑप्शंस थे। पहला, कि वो अपनी गन्ने की फसल ब्रिटिश ओन प्राइवेट मिल्स को बेचे, जो फसल की कीमत अपने हिसाब से सेट करते। दूसरा, किसान अपनी फसल से गुड़ बनाए, जो जल्दी खराब होता, जिससे किसान को मुनाफा नहीं मिलता। दोनों ऑप्शंस में किसान ही कमजोर था। इस सिचुएशन को देखकर विठ्ठलराव विखे पाटिल को एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया आता है कि फैक्ट्रीज के मालिक किसान खुद ही बन जाए तो। फिर उन्होंने 1950 में प्रावरा नगर में एक सहकारी साकर कारखाना यानी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का सेटअप किया, जिसकी कैपेसिटी 450 टन प्रतिदिन थी। लेकिन कैपेसिटी से ज़्यादा फैक्ट्री खोलने के पीछे का मोटिव बड़ा था। ऑन पेपर यह आइडिया कमाल की थी। अमीर कॉरपोरेट बॉसेस की जगह लोकल फार्मर्स उनके पैसे और रिसोर्सेस लगाए, फैक्ट्री के शेयर होल्डर्स बने, साथ में फैक्ट्री चलाए और प्रॉफिट शेयर करे। मतलब जो किसान गन्ना उगाता वही डिसाइड करता कि उस फसल के साथ आगे करना क्या है, और ये मॉडल काम कर गया। नेहरू जी के पहले 5 साल के प्लान्स में कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज को एक्टिवली एनकरेज किया और महाराष्ट्र में ये मॉडल तेजी से फैलने लगा। 1950 से 1960 तक एक के बाद एक फैक्ट्रीज खुलने लगी और एक बड़ी फैक्ट्री लगभग 100 गांवों के इकोनॉमी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गई। एक अकेली बड़ी फैक्ट्री 20 से 50 हज़ार लोकल किसान और वर्कर्स के परिवारों को कंट्रोल करने लगी। उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और फैक्ट्रीज के आसपास बने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और लोकल बैंक्स को भी कंट्रोल करने लगी। देखा जाए तो पहले जो कोऑपरेटिव थे वो अब लोकल गवर्नमेंट बन गए थे। सेक्शन 2, द पॉलिटिकल लॉन्च पैड। कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज में अब चीनी के साथ साथ लोकल किसान और वर्कर्स वोटर्स में बदल रहे थे, और ये बात पॉलिटिशियंस ने सबसे पहले समझ ली। 1980 तक कांग्रेस और एनसीपी के नए जनरेशनल लीडर्स ने कोऑपरेटिव मॉडल को अच्छे से पहचान लिया था और समझ गए थे कि फैक्ट्रीज पे कंट्रोल करना मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर पे कंट्रोल करना नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करना है। मतलब अगर किसी ने फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल किया तो फैक्ट्री के साथ साथ फैक्ट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी इकोनॉमी उनके हाथ में हो। मतलब किसान चाहता हो कि उसकी फसल सही समय पे, यानी फसल सूखने से पहले या फिर फसल की कीमत कम होने से पहले वो फैक्ट्री को बेचे, तो उस किसान को फैक्ट्री के चेयरमैन या फिर मैनेजमेंट की सारी शर्तें माननी होगी। यहाँ से फैक्ट्री के चेयरमैन की वैल्यू बढ़ती गई और शुरू हुई शुगर मोनोपोली। इसी के साथ जो चीज़ किसान के फायदे के लिए बनी थी वो आज पॉलिटिशियंस के लिए एक टूल किट बन गई, और इसी के साथ आया पैसा, ढेर सारा पैसा। महाराष्ट्र में इस मॉडल को शरद पवार से ज़्यादा किसी ने नहीं समझा। शरद पवार ने शुगर पॉलिटिक्स इन्वेंट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले समझ लिया था कि ये मशीन क्या कर सकती है। इसका रिजल्ट उन गवर्नमेंट कंपोजिशंस में क्लियरली दिखाई देता है जिन्हें शरद पवार ने शेप किया। 2020 के उद्धव ठाकरे कैबिनेट में 8 एनसीपी मिनिस्टर्स, 5 कांग्रेस मिनिस्टर्स, शिवसेना की साइड से एक और 2 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स डायरेक्टली शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उसके बाद फडणवीस कैबिनेट में भी 4 मिनिस्टर्स और प्रेजेंट फडणवीस गवर्नमेंट में भी 9 मिनिस्टर्स
डायरेक्टली शुगर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। शरद पवार ने इस मॉडल को एक पॉलिटिकल इंजन बनाया था। जैसे कोऑपरेटिव फैक्ट्री पैसे बनाती, उस पैसों से कैंडिडेट इलेक्शन जीतता और वो नेता पॉलिसीज बनाता जो फैक्ट्रीज को प्रोटेक्शन देती। पॉलिटिशियंस के लिए अब फैक्ट्रीज के नेटवर्क ने उनके 3 बड़े परेशानी खत्म कर दिए थे। पहला, मैन पावर। ग्राउंड कैंपेन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स उनके वर्कर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट देकर बेच दिए। दूसरा, वोट बैंक। किसानों को पेंडिंग बिल्स के नाम पे डरा धमका कर और वर्कर्स को काम से हटाने की धमकी देके फैक्ट्री मैनेजमेंट अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करने बोल देती। तीसरा, मनी यानी पैसा। इलेक्शंस के टाइम पे किसानों के बिल्स पेंडिंग रखकर इलेक्शन कैंपेन्स के लिए फंड इजीली अवेलेबल होते हैं। साथ ही फैक्ट्रीज अपनी वेस्ट से साइड बिजनेस करते, जैसे कि इथेनॉल बनाते और बेचते, जिससे ढेर सारी साइड इनकम होती। सेक्शन 3, इथेनॉल, द न्यू लिक्विड गोल्ड। अभी कुछ टाइम से इथेनॉल के स्टेक्स भी बढ़ रहे हैं। फैक्ट्रीज अब चीनी के साथ साथ इथेनॉल भी बनाती है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने E20 पॉलिसी को बड़े एग्रेसिवली लॉन्च किया, जिससे इथेनॉल की अहमियत और बढ़ गई। क्या आपने सोचा कि इंडिया के पास इतना सारा इथेनॉल आ कहाँ से रहा है? इथेनॉल बनता है बाहरी गन्ने की गुड़ से। अब ये फैक्ट्रीज चीनी के साथ साथ फ्यूल भी बनाती है और बड़े ऑयल कंपनीज को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए भारी सब्सिडीज पर बेच देती है। अब ये बिजनेस मॉडल गारंटीड कस्टमर के साथ साथ जीरो मार्केट रिस्क भी बन गया है। पॉलिटिशियन जो फैक्ट्रीज कंट्रोल करते हैं, उनके लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं। अब ये मॉडल उनके लिए ढेर सारा पैसा लाएगा, जिसका कोई लिमिट नहीं होगी, और ये पैसा जाएगा इलेक्शन कैंपेन्स में, जिससे इलेक्शंस मैनिपुलेट होंगे और उन्हें फायदा होगा। इथेनॉल प्रोडक्शंस को कंट्रोल करके शुगर बैरन्स धीरे धीरे अब एनर्जी बैरन्स बनते जाएंगे और सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट फैक्ट्रीज को ही होगा। सेक्शन 4, प्राइवेटाइजेशन। महाराष्ट्र जो अपने कोऑपरेटिव मॉडल के लिए जाना जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश बड़े प्राइवेट इंजन्स के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में भी अब ये इंजन धीरे धीरे चलने लगा है। बाहर से ये फैक्ट्री जितनी स्मूथली चलती हुई दिखती है, वैसे होती नहीं। महाराष्ट्र में टाइम के साथ फैक्ट्रीज की पॉलिटिक्स बड़ी पेचीदा होती जा रही है। फैक्ट्रीज को अच्छे से चलाने के लिए 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला, किसानों को खुश रखना। दूसरा, फैक्ट्री को फाइनेंशियली स्टेबल रखना। ये दूसरा पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले लगभग 10 सालों से बहुत सारे पॉलिटिशियंस फैक्ट्रीज को जानबूझकर फाइनेंशियली लॉस में या फिर कोऑपरेटिव बैंक से लिया लोन चुका नहीं सकते ऐसे दिखाकर बैंक से फैक्ट्रीज की नीलामी करते और कोई प्राइवेट कंपनी उस फैक्ट्री को खरीद लेती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि वो प्राइवेट कंपनी किसी पॉलिटिशियन के फैमिली मेंबर्स की ही होती है। इससे कोऑपरेटिव से फैक्ट्री प्राइवेट तो बन जाती है, लेकिन वोट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही फिक्स रहता है और पॉलिटिशियंस को किसी किसान या फिर किसी बोर्ड को कोई जवाब भी देना नहीं पड़ता, जिससे फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल पॉलिटिशियंस के हाथ में ही रहता है। इसका सबसे फेमस केस था जरंडेश्वर सागर कारखाना, जो सातारा में। ये शुरू तो कोऑपरेटिव मिल के रूप में हुआ था, लेकिन 2010 तक मिल फाइनेंशियली इतने लॉस में थी कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ऑक्शन में इसे किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। कुछ सालों बाद ईडी ने एलिगेशंस लगाए कि जिस कंपनी ने फैक्ट्री को खरीदा वो एक फेक सेटअप था, ताकि वो फैक्ट्री अजित पवार के परिवार के हाथों में जाए। लेकिन अजित पवार ने अपने इन्वॉल्वमेंट से पूरा इनकार कर दिया और बाद में क्लोजर प्रोसीडिंग्स में भी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं पाई गई। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने जरंडेश्वर को एक बड़े डर का सिंबल बना दिया। सेक्शन 5, द बिटर ट्रूथ। अब जरा इस आयरनी के बारे में सोचिए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन्स में हर साल सूखा पड़ता है। कई जगहों पर तो हालत इस हद तक खराब होती है कि पीने का पानी भी गवर्नमेंट को ट्रेन से पहुंचाना पड़ता है। पर हैरानी वाली बात तो यह है कि कई सारी फैक्ट्रीज इन्हीं एरिया में भरे पड़े हैं। पर क्यों? क्योंकि कई फैक्ट्रीज ऐसे पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में है जो नहीं चाहते कि किसान दूसरी फसल उगाना शुरू करें। किसानों को सस्ती बिजली, पानी पर सब्सिडी और गन्ने की फसल का गारंटेड खरीदार भी मिल जाता है। इसलिए कम से कम मेहनत में गन्ने की फसल उगाना किसानों को फायदेमंद लगता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है। धीरे धीरे ये ज़मीन के नीचे का ग्राउंड वाटर भी खत्म कर रही है और फिर वही रीजन्स पानी की कमी से जूझने लगते हैं। पॉलिटिशियंस शुगर इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री उनकी पॉलिटिकल पावर को और भी मजबूत और ताकतवर बनाती है।
चाहे इसके लिए उनके अपने एरिया को एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अब आता है कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन, स्वीट पावर, बिटर ट्रूथ। महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री सिर्फ एक एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज नहीं है, ये एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन है, वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये नौकरियां देती है, वोट कंट्रोल करती है, इलेक्शंस का पैसा देती है, साथ ही एमएलएस और मिनिस्टर्स का करियर भी डिसाइड करती है। अपने सबसे अच्छे दौर में ये रूरल सेल्फ गवर्नेंस मतलब गांव की खुद की सरकार का एक बेहतरीन मॉडल थी। एशिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री इसी सपने के साथ बनाई गई थी। और अपने सबसे बुरे दौर में ये इलीट कैप्चर मतलब अमीज या असरदार लोगों के कब्जे का जरिया बन चुकी है, जहां नेताओं के परिवार उन्हीं किसानों को लूटकर पैसा कमा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ये सिस्टम बनाया गया था। गन्ना उगाने वाला किसान बीज बोता है, कोऑपरेटिव इस फसल को उगाती है और इसी बीच नेता इस पावर को काट लेता है। महाराष्ट्र की राजनीति तब तक कभी पूरी तरह समझ नहीं आएगी जब तक आप एक सच को समझ नहीं लेते। गन्ने का पीछा करो और आपको पावर खुद ब खुद मिल जाएगी।